हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। गाइस, चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो हमारी कल एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज की दूसरी क्लास है। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो हमारा भारतीय संविधान है, वो दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो आज हम आगे की विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज क्या जानने वाले हैं? पहले हम आज जानेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग स्रोतों से विहित है। चलिए जानते हैं। इसमें है कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए हैं। अब जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें जो उपबंध हैं, जो भी उसमें जितने भी उपबंध हैं, तो वो जो विश्व के अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे उसके उपबंधों से लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। अब जो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत प्राउडली क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो भारत का संविधान है ना, वो विश्व के जितने भी देशों के संविधान हैं, उनको छानने के बाद बनाया है। कि किस तरीके से कि जो वर्ल्ड का जो जितने अलग अलग कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें जो जो भी चीज़ें हैं, सबको स्टडी किया गया है बहुत डीपली। और जो उसमें से अच्छी, जो इन भारत देश के लिए लगा के भारत के हित में होंगी, इंडिया के लिए अच्छी होंगी, तो वो चीज़ें अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूड की गई थी। तो इसलिए जो अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर थे, उन्होंने गर्व से बोला था कि जो भारत का संविधान का जो निर्माण है, वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब ज़्यादातर जो संविधान का ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है, ज़्यादातर वो किससे लिया गया है? जो हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935, उससे लिया गया है। उसमें जो जितने भी प्रावधान हैं वो सब हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? संविधान का दार्शनिक भाग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो दार्शनिक भाग है, वो क्या क्या है? दार्शनिक भाग में आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हो गए, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए, DPSPs, क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो कौन से देश के से प्रेरित है, या कौन से देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? कह सकते हैं हम, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग। अब आगे क्या बात करते हैं हम? आगे एक बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो राजनीतिक भाग हैं, जैसे कैबिनेट सरकार का सिद्धांत हो गया, जो कैबिनेट होती है, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है वो, या कार्यपालिका होगी, ठीक है, या विधायिका से संबंध, ये सब अधिकांश हिस्सा जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्यों लिया गया होगा? इसका क्या कारण है? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम जो थे, हम ब्रिटेन के अधीन ही तो थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ कैबिनेट चलाई, जो उनकी कार्यपालिका थी या विधायिका थी, तो इंडियंस उसके यूज टू हो गए थे। उसको बदलने की बजाय क्या किया गया? सोचा कि इस तरीके की ही अपनी जो कैबिनेट सरकार है, या फिर
कार्यपालिका है या फिर विधायिका है उसको इसी तरीके की रखते हैं। तो ब्रिटेन से प्रेरित होकर जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो अधिकांश है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है संविधान के अन्य प्रावधान। और बाकी के जो प्रावधान है संविधान के, वो कहाँ से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो प्रेजेंट में जिसको हम रशिया से के नाम से जानते हैं, अब रूस हो गया है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। आगे चल के पढ़ेंगे हम कि जर्मनी से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ये है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको ये पता चल जाएगा ब्रीफ में कि हमारे संविधान के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है वो किस तरीके का है। बाद में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है या भारत के संविधान है, इस पर सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका, और प्रभाव और भौतिक सामग्री क्या का स्रोत क्या है, जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 वो रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, उससे मिलती जुलती हैं। आगे चलते हैं। आगे है संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। अब जो संघीय व्यवस्था है या न्यायपालिका है, ठीक है, जुडिशरी, राज्यपाल है जो गवर्नर है, आपातकालीन अधिकार जैसे इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है, लोक सेवा आयोग हो गया, अधिकतर प्रशासनिक विवरण, ये सब चीज़ें किससे ली गई हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो आधे से अधिक जितने भी प्रावधान हैं जो भी हैं वो या तो जो 1935 का अधिनियम है उसके समान है या फिर उससे मिलते जुलते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये जो हम पढ़ रहे थे विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा जो संविधान, किन किन स्रोतों से विहित है वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि आगे क्या है। आगे आता है हमारा नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। अब इसके बारे में जानते हैं कि नम्यता क्या है और ये अनम्यता क्या है। चलिए जानते हैं आगे। आगे क्या है, ये संविधानों को नम्यता या अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनको क्या है, नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकरण डिस्क्राइब किया जा सकता है या किया जाता है। कठोर या अनम्य, अनम्य का मीन क्या होता है, कठोर बोल सकते हैं हम उसको, या फिर अनम्य संविधान उसे माना जाता है। अब ये कठोर या अनम्य संविधान क्या होता है, किसको माना जाता है, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जिसमें अगर हमें अमेंडमेंट करने हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत हो, इजीली हम उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनम्यता या कठोरता। ठीक है, चलिए अब उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। अब जो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लचीला या नम्य संविधान वह, अब ये तो बात हो गई कि जो नम्य या फिर कठोर संविधान होता है, जो अमेरिका का संविधान है ना उसमें इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब आगे आता है लचीला या नम्य संविधान। लचीला मतलब कि जिसमें इजीली अमेंडमेंट हो सके, को क्या कहलाता है, लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान।
मतलब कि जिसमें इजीली क्या किया जा सके, कोई भी अमेंडमेंट किया जा सके आसानी से, तो वो क्या होता है, नम्य या फिर लचीला संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन के संविधान में क्या है कि इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमें आम कानून बनाना है, तो उसमें क्या है, आम कानून बनाने में जो प्रक्रिया है वो ही क्या है, अमेंडमेंट, उसमें ही उसी तरीके से क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। जो नम्य संविधान कह सकते हैं जिसको हम, या फिर लचीला संविधान। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारत का संविधान, जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, न तो लचीला है और न ही कठोर है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको न तो पूर्ण रूप से नम्य बोल सकते हैं और न ही पूर्ण रूप से अनम्य बोल सकते हैं। मतलब न तो वो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिलता जुलता रूप है। कहीं हमको अपने संविधान के अंदर नम्यता दिखेगी और कहीं अनम्यता दिखेगी। अनुच्छेद 368 में 2/3 के संशोधन का प्रावधान है। जो हमारा आर्टिकल 368 है, उसमें क्या है, 2/3 संशोधन, 2/3 में उसमें क्या है, 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। जो हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368, उसमें क्या है, 2 तरीके के अमेंडमेंट का प्रावधान है। वो क्या क्या है वो जानते हैं। चलिए, एक है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनको क्या है, जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके अंदर विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। अब जैसे दोनों सदन है, सदन मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनमें जो लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, अगर कोई कुछ भी हमें उस अमेंडमेंट करना है, तो उसमें उसके लिए क्या है कि जो सदन में जो लोग उपस्थित हैं और जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत होनी चाहिए और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। और जो प्रत्येक फिर अलग अलग सदन देखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें भी क्या है, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत भी देखा जाएगा, तब जाके क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। ठीक है, एक तो ये प्रक्रिया हो गई। अगली नेक्स्ट क्या आती है, दूसरी क्या है, और क्या प्रावधान है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद है उसके विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक, मतलब कि जो जितने राज्य हैं उनमें क्या है, आधे से अधिक यदि राज्य उस चीज़ के लिए अनुमोदित हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो उस प्रकार से क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। ये तो था अनम्यता रूप, कठोर रूप के कठोरतम क्या है, लेकिन उसके अलावा जो नम्यता वाली चीज़ें आती हैं, लचीलापन आता है, तो लचीलापन ये है कि जो हमारा जो संविधान है उसमें कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया, नॉर्मल जो विधायी प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो संविधान में है सामान्य बहुमत के माध्यम से क्या किए जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या है कि जो संशोधन आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो हमने 2 बातें पढ़ी हैं उस प्रक्रिया के तहत क्या होगा, अमेंडमेंट किया जाएगा किसी भी प्रावधान में। लेकिन जो चीज़ें अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आती, तो उनमें क्या है, विशेष बहुमत से ही क्या किया जा सकता है, उसमें
संशोधन किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा नम्यता और अनम्यता का समन्वय हो गया। जो हमारा जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, लचीलापन भी है उसके अंदर और कठोरता भी है उसके अंदर। तो क्या लचीलापन है, क्या कठोरता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा आता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारा जो संविधान है तो उसके लिए क्या कहा गया है कि उसका एकात्मकता की ओर झुकाव है, उसके साथ ही उसकी संघीय व्यवस्था भी है। तो ये देखते हैं, ये जानते हैं। चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। अब भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, वो एक संघीय सरकार की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, संघीय सरकार की। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। जो इसके अंदर क्या है, जो संघ है उसके आम लक्षण जितने भी हैं सब क्या है, इसके अंदर विद्यमान है। जैसे दो सरकार जैसे क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो सरकारें हो गई। शक्तियों का विभाजन, अब कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, केंद्र के हाथ में ही है। लिखित संविधान, रिटन में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान क्या है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की कठोरता, जो संविधान का कठोरपन है वो। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो भारत की न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। एवं द्विसदनीयता, द्विसदनीयता जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। और ऐसे ही राज्य के अंदर है, स्टेट के अंदर भी हर स्टेट में नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है, सब में नहीं है। लेकिन दो सदनीयता है, जो क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। अब क्या कहा जाता है, आगे हम ये कह सकते हैं, जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या है, बड़ी संख्या में एकात्मकता है और गैर संघीय लक्षण जो हैं वो भी क्या है, इसके अंदर विद्यमान है, इसके अंदर निहित है। जैसे एक सशक्त केंद्र, जैसे क्या है, वैसे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, सॉरी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं, लेकिन जो सशक्त है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, केंद्र है। सेंट्रल क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। एक संविधान, इसका क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में जैसे क्या होता है कि स्टेट की अलग नागरिकता लेनी होती है और सेंट्रल की अलग नागरिकता लेनी होती है, लेकिन भारत के संविधान के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ विद्यमान है कि जो नागरिकता होगी, जो सिटीजनशिप होगी, वो सिंगल होगी। संविधान का लचीलापन, अब संविधान में क्या है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। आगे जानते हैं, आगे क्या है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अब जो गवर्नर्स होते हैं, हर स्टेट के अलग गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल के अंदर जो सरकार होती है, उनकी नियुक्ति वो करती है। अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और आपातकालीन प्रावधान इत्यादि, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आगे जानते हैं, आगे क्या है। फिर भी संविधान में कहीं भी संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी क्या किया गया है, ये सब चीज़ें हैं एक साथ हैं, लेकिन फिर भी क्या किया है गया है, जो भारत का संविधान है उसमें संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी ओर ही क्या है, दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख के राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में जो आर्टिकल 1 है
उसमें भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का एक संघ कहा गया है। लेकिन फिर भी संविधान के अंदर कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इतनी सी चीजें संज्ञा एक साथ है, लेकिन फिर भी संविधान में संघीय नाम की कोई परिभाषा नहीं है। और जैसे अनुच्छेद 1 में क्या आता है, भारत को क्या उल्लेख किया गया है, हमारे भारत को क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ है एक। लेकिन फिर भी संघ की कोई संघ नाम का कोई शब्द संविधान के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। चलिए, इसके दो अभिप्राय हैं। अब इस बात के दो मतलब होते हैं। पहला ये होता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। अब जब ब्रिटिशर्स से भारत आज़ाद हुआ था, तो जो राज्य भारत के अंदर मिल गए थे, तो उससे पहला मतलब क्या निकालता है, जो भारतीय संघ जो राज्यों के बीच जो समझौते हुए थे उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। उसका ये नहीं है कि किसी दबाव में हुए थे या किसी तरीके का कुछ भी था, सब क्या है, स्वतंत्र है। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ के से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा ये है कि जो भी राज्य है जो भारत के अंदर मिल गए थे, तो उनको क्या है, वो अलग नहीं हो सकते, उनको अलग होने का किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका आज का। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम जानेंगे कि जो सरकार है उसका जो संसदीय रूप है उसके बारे में जानेंगे। संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, इस बारे में जानेंगे। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब जानेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी कल की या परसों की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई है। अगर आपको क्लास समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुँचाइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है या आपको क्लास कैसी लगी है, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।